दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में एक बार फिर से मौसम करवट लेने को तैयार है। बीते कई दिनों से दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी ने लोगों को खासा परेशान कर रखा था। दिन के समय लोगों को इतनी ज्यादा गर्मी का एहसास हो रहा था कि गर्मी से बचने के लिए कई जगहों पर लोगों को पंखे का सहारा लेना पड़ रहा था। दिन के समय तेज धूप लोगों के ऊपर पड़ रही थी और यही कारण है कि लोगों को ज्यादा गर्मी महसूस हो रही थी। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार एक बार फिर से दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत में मौसम परिवर्तन ले सकता है और इसके पीछे का कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 25 फरवरी को सक्रिय हो चुका है और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ही चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें, लेह लद्दाख की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, यानी कुल मिला के जितने भी पहाड़ के क्षेत्र इलाके हैं, जो भी ऊंचे क्षेत्रीय इलाके हैं, वहां पर बर्फबारी के साथ साथ बहुत भारी बर्फबारी होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है 27 और 28 फरवरी के लिए। और जहां मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में 27 और 28 फरवरी को बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, जिसमें हरियाणा और उसके साथ ही जो है वो पंजाब और दिल्ली के क्षेत्र मौसम विभाग ने बताया कि यहाँ पर बारिश हो सकती है। और 26 फरवरी यानी आज की बात करें तो मौसम विभाग ने जो दिल्ली के लिए पूर्वानुमान जताया उसके अनुसार आज दिल्ली में पूरे दिन लोगों को गर्मी परेशान करती रहेगी और इसके पीछे का कारण वही है, धूप की जो तेज किरणें हैं वो सीधा लोगों पर पड़ रही है। आप मेरे पीछे ऊपर अभी भी आसमान में देख सकते हैं कि बादल बिल्कुल भी नहीं है और जो सीधी धूप की किरणें हैं वो लोगों के ऊपर पड़ रही हैं। वहीं अगर हम मंगलवार यानी कल के दिल्ली के अधिकतम तापमान की बात करें तो तकरीबन 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। और इससे पहले जो फरवरी के महीने में सबसे ज्यादा गर्म दिन दर्ज किया गया था राजधानी दिल्ली का, वो 11 फरवरी के आसपास का था, जब 29.7 डिग्री सेल्सियस दिल्ली में दर्ज हुआ था। लेकिन अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो दिल्ली वासियों को और साथ ही उत्तर भारत के लोगों को अगले 2 से 3 दिन तक गर्मी से राहत मिल सकती है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो सक्रिय हो रहा है उसके कारण जो है वो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र वालों पर बर्फबारी होगी और वहीं से जो हवा बहकर जो है वो मैदानी इलाकों तक पहुंचेगी और मैदानी इलाकों में जो है वो बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मैं हूं कृष्णा कुमार पटना से। आज बिहार में फिर से कैबिनेट की जो मंत्रिमंडल की विस्तार है वो नीतीश कुमार के अध्यक्षता और बीजेपी के साथ एनडीए में मीटिंग होने के बाद अभी 7 जो विधायक हैं उनको मंत्रिमंडल का जो है पदभार दिया जाएगा। आपको मैं बता दें कि बीजेपी कोटे से कृष्ण कुमार मंटू, विजय मंडल, राजू सिंह, संजय सरावगी, जीवेश मिश्रा, सुनील कुमार और मोतीलाल प्रसाद मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। आपको बता दें कि ये चूँकि बिहार में आगामी जो विधानसभा चुनाव है वो चुनाव को मद्देनजर देखते हुए जाति समीकरण को कहीं ना कहीं साधा गया है। और एक चीज़ और ध्यान में रखा गया है, जहाँ से बीजेपी और जेडीयू को बहुमूल्य वोट मिलते आ रहे हैं, मिथिलांचल क्षेत्र से आपको बता दें कि खासकर 2 मंत्री जो दिया गया है, वहाँ के लिए 2 मंत्री वहाँ से बने हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो बीजेपी के अध्यक्ष थे, बीजेपी के अध्यक्ष को जो 2 पहले मंत्री पद का प्रभाव मिला हुआ था उस प्रभाव से उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा के बाद वो अभी फ़िलहाल बीजेपी के बिहार अध्यक्ष रहेंगे और उनके कार्यभार की जो व्यवस्था है वो आगे 4 जो मार्च है उसको हो सकता है मंत्रिपरिषद का फिर से बैठक हो। उसमें क्या होता है वो देखना होगा। लेकिन अभी जो बिहार के विधानसभा चुनाव है उसको मद्देनजर देखते हुए एक बहुत बड़ी जो चीज़ है वो देखने को मिली है कि एक कैबिनेट के साथ और मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और चुनाव को मद्देनजर देखते हुए एनडीए एक और कदम बढ़ा चुकी है। इससे हो सकता है कि बिहार में आगामी चुनाव में जो विपक्ष है उसको काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़े, चूँकि नीतीश कुमार अभी एक ऐसे जगह पे हैं जो बीजेपी अगर उनके साथ है तो बीजेपी के साथ तो सरकार चला रहे हैं, बीजेपी मजबूती दिख रही है और जेडीयू अपना कहीं ना कहीं दमखम दिखा रहा है। देखना ये होगा कि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद और आगे विधानसभा चुनाव में क्या देखने को मिलता है। कृष्णा कुमार के साथ देव प्रकाश, पटना, JK 24/7। पंजाब में आने वाले उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से अपना प्रत्याशी उतारने में पहल कर दी है। आम आदमी पार्टी ने आज अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को
इस विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि संजीव अरोड़ा पंजाब की राज्यसभा सीट से राज्यसभा में पहुंचे थे और पिछले लंबे समय से वो राज्यसभा के अंदर बतौर सदस्य सेवाएं दे रहे थे। पिछले कई दिनों से अटकलें लग रही थी कि लुधियाना की पश्चिम सीट से संजीव अरोड़ा को आम आदमी पार्टी प्रत्याशी बना सकती है और उनके विधानसभा के अंदर जाने के बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब के अंदर या पंजाब की सीट से राज्यसभा में जा सकते हैं। हालांकि आज आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए ये साफ कर दिया कि संजीव अरोड़ा ही लुधियाना की पश्चिम सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। लेकिन पार्टी ने आज ये भी साफ कर दिया कि अरविंद केजरीवाल किसी भी कीमत पर राज्यसभा पंजाब से नहीं जाएंगे। यानी कि जो अटकलें लगातार लग रही थी या विपक्षी दल लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल पंजाब की राज्यसभा सीट से राज्यसभा में जाएंगे, तो उन अटकलों को आज आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से विराम लगा दिया है। आपको बता दें कि संजीव अरोड़ा पेशे से एक उद्योगपति हैं और वो लुधियाना से ही संबंध रखते हैं। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी ने लुधियाना की पश्चिम सीट से उनको प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले गुरप्रीत सिंह गोगी जो लुधियाना पश्चिम से आम आदमी पार्टी के विधायक थे, उनका एक गोली लगने से उनका निधन हो गया था। अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर साफ करते हुए एक फायर हुआ था और वो फायर सीधा गोगी के सिर पर लगा था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद लुधियाना पश्चिम सीट जो थी वो अब खाली है और वहां पर उपचुनाव के लिए किसी भी वक्त चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा की जा सकती है। और यही कारण है कि चुनाव आयोग की घोषणा या फिर नोटिफिकेशन से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी लुधियाना पश्चिम सीट से उतार दिया है। इसके साथ ही आज आम आदमी पार्टी ने यह साफ कर दिया कि इस सीट पर पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी। किसी भी तरीके से कोई राजनीतिक बदलाव पंजाब के अंदर नहीं है, क्योंकि वो लोकल लीडर थे, इसी वजह से उनको उस सीट से उतारा जा रहा है। और जो गोगी जी का परिवार है उनके साथ पार्टी की पूरी तरीके से सहानुभूति है और उन पार्टी का एक परिवार होने के नाते उनका हर तरीके से ख्याल जो है वो रखा जाएगा। और कहीं ना कहीं ये भी अटकलें सामने आ रही थी पहले कि गोगी की शायद बेटे को टिकट दी जा सकती है, लेकिन ऐसी भी सुनने में आया कि उनके किसी परिवार ने टिकट की डिमांड जो है पार्टी से नहीं की थी। और यही कारण है कि अब संजीव अरोड़ा को आम आदमी पार्टी ने लुधियाना पश्चिम में होने वाले आगामी उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी उतार दिया है। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज, चंडीगढ़। देश भर में आज महाशिवरात्रि का महापर्व बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है। खासकर इस बार का महापर्व इसलिए भी विशेष है क्योंकि 144 सालों के बाद महाकुंभ लगा है और महाकुंभ के समय एक ऐसा योग बना है जिसमें महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। पूरे देश में महाशिवरात्रि का यह पर्व बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है। खासकर राजधानी लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई। चूंकि मनकामेश्वर मंदिर की अगर बात करें राजधानी लखनऊ में तो सबसे पौराणिक मंदिर है जिसकी अपनी एक अलग पौराणिकता की कहानी है और तमाम आस्था से जुड़ी कहानियां मनकामेश्वर मंदिर से जुड़ी हुई हैं, जहां पर देर रात से ही लोगों का जमावड़ा लगता है। श्रद्धालु आते हैं खासकर जलाभिषेक करने, रुद्राभिषेक करने। भगवान शिव को आज के दिन बेहद खूबसूरती से मां पार्वती को सजाया जाता है और साथ ही साथ ये माना जाता है कि आज के दिन उनका विवाह हुआ था। और साथ ही साथ पुराने लखनऊ की अगर बात करें तो पुराने लखनऊ में एक बारात निकलती है जिसमें भगवान भोलेनाथ के साथ साथ उनके तमाम नंदी के साथ तमाम रूप से पूरी विकराल सेना के रूप में बारात निकलती है, जो कि सीधे पुराने लखनऊ से मनकामेश्वर मंदिर से निकलकर सीधे पुराने लखनऊ के लिए कोणेश्वर मंदिर होते हुए जाती है। ये पर्व बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी सनातनियों को एक साथ एक ही सूत्र में बांधने वाला महाकुंभ और महाकुंभ के साथ 144 साल बाद मनाए जाने वाली महाशिवरात्रि बेहद खास है। आपको बता दें राजधानी लखनऊ में भी महापर्व को बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है। पुलिस ने मनकामेश्वर मंदिर की चाक चौबंद व्यवस्था की थी। जगह जगह पर लोग जो प्रसाद होता है उसको भी बांटने का काम कर रहे हैं। अपने आप में महाशिवरात्रि का त्योहार आज पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज, लखनऊ। अंबिकापुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है, जहां पर
कार और बोलेरो की जोरदार टक्कर हो गई, जिसपे मौके पर ही 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि और 7 से ज़्यादा इस जो घटना में जो है घायल है। घायलों को जो है सीतापुर के अस्पताल में ले जाया गया है। इसके साथ ही जो डेड बॉडी है उसको भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बताया जा रहा है सभी श्रद्धालु जो है मंदिर के दर्शन करके जो है वापस लौट रहे थे, तभी जो है तेज रफ्तार जो ट्रक और जो बोलेरो के बीच जो है भिड़ंत इतनी जोरदार हुई कि दोनों के परखच्चे उड़ गए। खास करके जो बोलेरो था उसके परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही खबर आसपास के लोगों को पड़ी, लोग वहां पर पहुंचे और ट्रक को आग के हवाले कर दिया। धू धू करके जो है ट्रक आग लगती रही। मौके पर पुलिस पहुंची और पहुंच करके जो है इस मामले को शांत कराया गया किसी तरीके से लोगों को। इसके साथ ही जो मृत हैं उनको जो है डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जो घायल हैं उनको सीतापुर के अस्पताल में भेजा गया। इस घटने के बाद जो है इलाके में थोड़ा सा गर्मा गर्मी का माहौल रहा, मगर पुलिस ने शांत कर लिया। कैमरामैन पिंटू देवांगन के साथ शंभू रही, JK24 न्यूज, रायपुर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। आज उत्तराखंड से सबसे बड़ी खबर है, शिव आस्था का सबसे बड़ा उत्सव यानी महाशिवरात्रि का उत्सव पूरे प्रदेश में जोर शोर से मनाया जा रहा है। रात्रि 12 बजे से ही प्रदेश के बड़े शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लग गया। देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में भी रात 12 बजे से ही लंबी लंबी लाइनें लग गई, जिसमें अभी भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लोग भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना कर रहे हैं, परिवार, समाज, देश और राज्य की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के चक्करपुर स्थित बनखंडी महादेव के दर्शन और पूजन जलाभिषेक अपनी धर्मपत्नी के साथ किया। और इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा शिव सर्किटों के लिए किए जा रहे कामों के बारे में भी बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान शिव हम सबके आराध्य हैं और उनकी पूजा अर्चना करके मैंने भगवान शिव और माँ पार्वती से प्रदेश की सुख और मंगल की कामना की है। इस अवसर पे 4 धाम में से एक महत्वपूर्ण धाम यानी बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि की भी घोषणा हुई है। ब्रह्म मुहूर्त में निकाला गया, ये विधि विधान के साथ निकाला गया ये मुहूर्त 2 मई 2025 को वृष लगन में सुबह 7 बजे उनका कपाटोद्घाटन होगा और उसके बाद देश विदेश के श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन करेंगे। आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री शामिल हैं, न केवल उत्तराखंड बल्कि देश विदेश के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र होता है। और 6 महीने ये यात्रा चलती है और 6 महीने जब बर्फबारी का दौर होता है तो यात्रा स्थगित रहती है। इस यात्रा की तैयारियों को लेकर के प्रशासन भी जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस यात्रा को लगातार श्रद्धालुओं के अनुकूल, उनकी सुख सुविधाओं के अनुकूल बनाने की सरकार कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है इस बार की 4 धाम यात्रा और ऐतिहासिक होगी और देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत और उनकी सुविधा के लिए सरकार पूरी तरह से जी तोड़ मेहनत कर रही है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा को और गौरवान्वित करने का प्रयास सरकार करेगी। इसके साथ साथ जो 6 महीने शीतकाल में 4 धाम के कपाट बंद रहते हैं, उस दौरान जो श्री विग्रह होते हैं चारों धामों के, उनकी अलग अलग मंदिरों में स्थापना की जाती है और शीतकाल में भी श्रद्धालुओं को इनके दर्शन होते रहे, इसके लिए सरकार शीतकालीन 4 धाम यात्रा का संचालन कर रही है और उसमें अधिक से अधिक श्रद्धालु आए, इसके लिए पूरी व्यवस्था सरकार ने की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीतकालीन यात्रा के स्थापित होने के साथ ही पूरे साल भर ये 4 धाम यात्रा चलेगी। इससे न केवल देश विदेश के श्रद्धालुओं को पूरे वर्ष भर 4 धाम यात्रा का पुण्य लाभ मिलेगा, बल्कि सरकार को भी पूरे साल भर इस यात्रा को संचालित करने का अवसर मिलेगा। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना की नई किस्त और घटती लाभार्थियों की संख्या।
नमस्कार, मैं हूं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना की, जिसकी फरवरी की किस्त जारी कर दी गई है, लेकिन इस बार लाभार्थियों की संख्या में चौंकाने वाली गिरावट देखी गई है। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, इस पर हम बात करते हैं। खास तौर से ये महाराष्ट्र में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत सरकार हर महीने पात्र महिलाओं के खाते में 1500 रुपये की सहायता की राशि भेजती है, लेकिन इस बार योजना में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। खास महाराष्ट्र की ये योजना मुख्यमंत्री चुनाव से पहले जो है लाड़की बहन योजना शुरू की गई थी, जिसमें डिप्टी सीएम अजित पवार ने 15 फरवरी को घोषणा की थी कि उन्होंने फरवरी की जो किस्त के लिए 3500 रुपये के चेक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके बावजूद कई महिलाओं को समय पर पैसा नहीं मिला, जिससे विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। लाभार्थी महिलाओं का कहना है कि हमें उम्मीद थी कि पैसा समय पर आएगा, लेकिन इस बार बहुत देर हो गई है। कई बार बैंक जाकर चेक किया, लेकिन पैसा नहीं आया था। अब जाकर हमें पैसा मिला है। सरकार कह रही है कि 9 लाख महिलाओं का नाम कट गया है, लेकिन हमें नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। हम चाहते हैं कि सरकार इसे ठीक करे। जनवरी महीने में इस योजना के तहत 2 करोड़ 41 लाख महिलाओं को पैसा मिला था, लेकिन फरवरी में लाभार्थियों की संख्या घटकर करीब 9 लाख कम हो गई है। सरकार ने इसका कारण आवेदन की नई सत्यापन प्रक्रिया को बताया है। सरकार का कहना है कि सत्यापन प्रक्रिया के बाद अपात्र लाभार्थियों को योजना से हटा दिया गया है, ताकि योजना का लाभ सिर्फ वास्तविक जरूरतमंद महिलाओं को मिले। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा था कि जल्द ही महिलाओं को 2100 रुपये देने का वादा पूरा किया जाएगा, लेकिन इस पर कोई ठोस तारीख सामने नहीं आई है। अब सवाल ये उठता है कि सत्यापन प्रक्रिया के दौरान 9 लाख महिलाओं के नाम क्यों काट दिए गए हैं? क्या उन्हें सही जानकारी नहीं दी गई, या फिर ये किसी प्रशासनिक गड़बड़ी का नतीजा है? आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि पैसा जो है महिलाओं के खाते में पहुंचता है या नहीं। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK 24/7 न्यूज़, मुंबई। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर देहरादून से। मैं संचित शर्मा इस वक्त की एक बड़ी खबर को लेकर के आपके सामने हूँ। और बात करें देहरादून के मौसम को लेकर के, तो देहरादून का मौसम फिर एक बार करवट ले लिया है। जिस तरीके से देहरादून के अंदर गर्मी देखने को मिल रही थी, तो मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि 27 और 28 तारीख को देहरादून और तमाम पहाड़ी राज्यों में बरसात हो सकती है। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए मौसम विभाग ने तमाम एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा है। उन्होंने कहा है कि अगर मौसम बिगड़ता है तो पहाड़ी क्षेत्र जैसे चमोली हैं और तमाम जो उच्च हिमालय क्षेत्र हैं, वहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। इसको लेकर के जो एजेंसियां हैं उनको अलर्ट मोड पे रखा है। उनको कहा कि तैयारियां करें, और साथ ही साथ अगर किसी तरीके की हताहत होती है तो रेस्क्यू टीम्स तत्काल मौके पे पहुंच के उनकी मदद करें। उत्तराखंड में जब मौसम बदलता है तो उत्तराखंड की आर्थिकी में एक बड़ा फ़ायदा देखने को मिलता है, क्योंकि उत्तराखंड की आर्थिकी टूरिज़्म पे डिपेंड करती है। और टूरिज़्म जिस तरीके से मौसम जब बदलता है तो निश्चित तौर पर जो घूमने वाले टूरिस्ट हैं वो देहरादून के अंदर आते हैं। वो उत्तराखंड के अलग अलग स्पॉट्स पर घूमने जाते हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स पर, और उससे उत्तराखंड के अंदर जो रोज़गार करने वाले लोग हैं उनके चेहरे खिलखिला उठते हैं, क्योंकि जिस तरीके से टूरिस्ट उत्तराखंड आते हैं तो उनके जो रोज़गार है वो और बेहतर होता है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के JK 24/7 के लिए देहरादून से संचित शर्मा।